अब देखो, जैसे हम लोगों ने फोर्स की बात की एक करंट कैरिंग लूप के लिए, ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग मेरी तरफ। तो एक करंट कैरिंग लूप के लिए फोर्स हमारे पास जीरो था, ठीक। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स जीरो है। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और अभी हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। बेटा फोर्स जीरो का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि टॉर्क भी जीरो होगा। जैसे कपल की बात करें तो कपल में क्या होता है, आपके पास फोर्स जीरो होता है। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस तरीके से, तो बताओ इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। बट बताओ इसके कारण भी टॉर्क होगा और इसके कारण भी टॉर्क होगा। बताओ क्या नेट टॉर्क आपके पास जीरो, नॉन जीरो है? तो यहां पर एफ नेट जीरो है, बट टाउ नेट की बात करें वो डेफिनेटली नॉन जीरो। अब देखो मैं एक सिचुएशन यहां पे लेता हूं। भाई बेटा आप लोग जो नोट करना बंद कर दिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए। मैं एक केस फ्रेम कर लूं फिर आप लोग नोट करिएगा। और आपको ये चैप्टर अब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग एक बार बेटा रोटेशन रिवीजन कर लीजिए। मतलब एक दो क्लास में मैं रोटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए रोटेशन एक बहुत क्विक रिवीजन कर लीजिए रोटेशन का। बस इसी लेक्चर शीट 2 में ही है मेनली, बाकी और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा ज्यादा। ये मेरे पास एक करंट कैरी लूप है आपके पास, और हॉरिजॉन्टल्स किसे ले लूं? तो ये लूप हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। समझना ये क्या है, आपके सिचुएशन कैसी है। जैसे ये लेक्चर शीट ये है आपके पास, ये एक लूप है। इस लूप को हमने ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है और ये लूप है। मैं इस लूप को 3D में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसे लूप रखा। क्लियर? मैं इसको नाम देता हूं, ये ए है आपके पास, ये बी है आपके पास, ये यहाँ पर सी, बेटा कोई नोट नहीं करेगा अभी, और ये डी भी है। ये ए बी सी डी है आपके पास। मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये डायमेंशन आपके पास L1 है, ये भी L1 है, और ये टोटल इसकी डायमेंशन आपके पास कितनी थी, L2। ये L1 और L2। मैं करंट की बात करूं, करंट इस तरीके से आई ये है, आई ये है आपके पास, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंड ऐसे है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। मैं बेटा कुछ डायग्राम में चेंजेस कर सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कोई नोट नहीं करे। ये परपेंडिकुलर मैग्नेट, जो आपके पास मैंने लूप को ऐसे लिया हुआ है ना, इस लूप को ऐसे लिया हुआ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये जो डायग्राम आपके पास ये 3D डायग्राम है। तो 3D डायग्राम से कोई कुछ हमें समझ में ही नहीं आता है।
हमें फोर्स कभी नहीं ढंग से समझ में आते हैं अगर हमारे पास 3D डायग्राम। तो हमेशा पहला टास्क मेरे पास क्या होता है, उस 3D डायग्राम को कन्वर्ट किसमें करें, 2D डायग्राम में कन्वर्ट। तो पहला मेरा आज का टास्क तो अभी यही है कि हमें इसको 2D में कन्वर्ट करना, तभी हमें सही से समझ में आएगा। अब देखो इसको 2D में कन्वर्ट करते हैं। देखो अगर 2D की बात करें तो मेरे पास ये ए बी बी सी और ये पूरा है। अब देखो इसको, देखो मैं 2D में बात कर रहा हूं, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपकी करंट आई, और ये कहां से स्टार्ट किया हमने, ये ए है और ये यहां पर बी। अब बताओ बी से सी अगर मैं बात करूं तो बताओ क्या आपके पास करंट, अगर ऐसे देखा जाए तो करंट ऐसे जा रही है। मैं इसका कैसे डायग्राम बना रहा हूँ 2D में। तो 2D में अगर हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो 2D में बताओ इसका डायग्राम ऐसे दिखेगा, ये ऐसे ही तो दिखेगा 2D में। तो सामने से मुझे ये करंट ऐसे फ्लो करती हुई नजर आ रही है, ये सामने से करंट ऐसे जा रही है। इसके बाद बताओ करंट अंदर जा रही है, प्लेन के अंदर जा रही है। तो इसको मैं ऐसे बना दूं, यहाँ पे सिंपली क्रॉस लगा दूं, इसका मतलब होगा ये करंट आई अंदर की तरफ जा रही है और ये बी से कहा जा रही है, सी की तरफ। तो बताओ ये बात सभी को क्लियर। अब इसके बाद जो सी से डी है, बताओ एग्जैक्टली जैसे ये ए से बी इधर गया, सी से डी बताओ एग्जैक्टली इसके जस्ट पीछे ये करंट ऐसे आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो एग्जैक्टली बताओ ये इसके जस्ट ओवरलैप कर रहा होगा, बट मैं अलग से बना लेता हूं। बताओ ये करंट ऐसे आया, ये भी कितना करंट होगा आई, बेटा ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा होगा। ये इस शीट के दो एंड हैं, ये इधर ये करंट ऐसे गया और इधर ये करंट ऐसे आया, ठीक। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं देखूं, बताओ यहाँ इस सरफेस को अगर आप ध्यान से देखो, बताओ क्या यहाँ पर करंट ऐसे बाहर आ रहा है, बताओ प्लेन के बाहर करंट आ रहा है। तो बताओ इसको मैं कैसे बना सकता हूं, मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐसे बना दूं, ये डॉट लगा दूं, इसका मतलब बताओ डी से ए, बताओ करंट बाहर की तरफ आ रहा है। पहले तो ये बात सभी को समझ में आई। मतलब ये जो 3D डायग्राम बना था, मतलब उसका 2D डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो बताओ वो यही तो डायग्राम हुआ। ये डायग्राम आपको ऐसे बता रहा है कि करंट ए से स्टार्ट करती, ये करंट ऐसे आई ए यहाँ पर, इसके बाद ये करंट अंदर की तरफ चली गई प्लेन के अंदर, फिर ये करंट ऐसे यहाँ पर ऐसे गई, और फिर ये करंट बताओ प्लेन के बाहर आपके पास इस तरीके से आ रही। तो इस 3D का ये एक 2D डायग्राम। सहमत सभी लोग, डायग्राम बनाते लोग।
क्लियर? अब देखो, अब इसको हम लोग एक एक करके केस समझते हैं। अब नोट करना सब लोग बंद करिए बेटा। यहाँ पे हमें फोर्स टॉर्क अगर समझना है तो बहुत ध्यान। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं, मैं इतनी लेंथ को x ले लेता हूं। अगर ये x हो गया तो ये बताओ कितना हो जाएगा, L2 माइनस एक्स। बेटा आप नोट करना सब लोग बंद करिए। तो मैं अगर ये हॉरिजॉन्टल ये एक्सिस ले लिया, ये थीटा, तो ये वाली लेंथ हो गई x, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, दिस इज L2 माइनस एक्स। ठीक, चलिए सबसे पहले देख, मैं अगर ए बी की बात करूं, ये इस तरीके से है, ये ऐसे, बताओ ए बी की बात करो, बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूं, बताओ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अगर मैं ए बी, मैं अलग से एक डायग्राम भी बना लेता हूं, ये ए से बी, कुछ नोट मत करना बेटा। बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरीके से है। बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, और अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो इसके परपेंडिकुलर की बात करें, बताओ ये थीटा होगा। ठीक? तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का हम कौन सा कंपोनेंट हमें चाहिए होता है, परपेंडिकुलर। तो बताओ ये बी कॉस थीटा हुआ, और ये तो इसी के अलोंग आ जाएगा बी साइन थीटा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। देख लीजिए सभी लोग, ये यही तो हुआ। अब बताओ मेरे पास अगर मैं बात करूं, ये टोटल लेंथ कितनी है, L2। बताओ करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, बताओ ये फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो अगर मैं बात करूं ए बी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ ए बी पे जो फोर्स लग रहा है वो है आपके पास आई बी कॉस थीटा इंटू L2, और इसका डायरेक्शन अगर मैं बात करूं, बताओ क्या डायरेक्शन, इनसाइड डायरेक्शन है। सभी लोग देख लीजिए बेटा, पक्का देख लो फिर से। हमारे पास हमें बी का कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है, परपेंडिकुलर वाला। तो बताओ तुम्हारे पास ये लेंथ आपके पास L2 है, बताओ हमने थंब को ऐसे रखा, बताओ इसके परपेंडिकुलर बी कॉस थीटा हुआ, तो बताओ फोर्स अंदर की तरफ ही तो लगेगा। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो बताओ ये एफ मेरे पास यही तो आया, एफ इज इक्वल टू आई इंटू बी कॉस थीटा इंटू L2 के बराबर। पक्का सहमत? ओके। अब मैं अगर बात करूं इस BC के लिए, बात करूं बी से सी के लिए बात करूं, बताओ बी से सी की बात करूं, बताओ करंट किधर है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड बताओ अगर मैं यहां पर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड, बताओ फोर्स कैसे लगेगा, ये अंदर करंट ऐसे, बताओ फोर्स ऐसे ही तो लगेगा। तो बताओ अगर मैं एफ बी सी पे कितना फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा आई, लेंथ है उसकी L1, और बताओ मैग्नेटिक फील्ड पूरा पूरा बी। पहले बताओ मेरी बात से सहमत? अभी नोट मत करो बेटा, अभी सिर्फ समझिए आप लोग। तो मेरे पास ये दो केस हो गए। अच्छा अगर मैं बात करूं ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये डॉटेड वाली लाइन, बताओ मैग्नेटिक फील्ड फिर से परपेंडिकुलर वाला बी कॉस थीटा होगा, ये आपके पास बी साइन थीटा होगा, बट इस बार करंट की डायरेक्शन बताओ आई ऐसे ही तो होगी। बताओ कैसे लिखें, बताओ बी कॉस थीटा, करंट ऐसे, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, अरे बोला करो यार, आउटवर्ड आपके पास फोर्स लग रहा होगा। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, तो एफ सी डी, बताओ सेम मैग्नीट्यूड हुआ आई इंटू बी कॉस थीटा इंटू L2, बस ये डायरेक्शन बताओ क्या इसका आउटवर्ड हो गया। सभी लोग सहमत होंगे? पक्का? अब देखो लास्ट केस अगर मैं बात करूं, तो अगर लास्ट केस की बात करूं इस वाले केस के लिए, बताओ यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड तो यही हुआ। अब देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट बाहर की तरफ आ रही, बताओ फोर्स ऐसे ही तो लगेगा। बताओ एफ डी ए पे फोर्स अगर मैं बात करूं, बताओ एफ डी ए, बताओ इस पे लगने वाला एफ डी ए बताओ कितना होगा, आई बी इंटू L1। अब देखो एफ डी ए और एफ
बी सी बताओ, इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां पर देखो एफ ए बी और एफ सी डी इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट है। अरे भाई नेट फोर्स तो वैसे भी जीरो होगा यार। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी सर्कुलर लूप रखो, उसमें नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, वो तो जीरो ही होता है। वो हमें कैलकुलेट तो नहीं करना, हम तो भी टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, बट हमें टॉर्क के लिए फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम फोर्स को भी अगर देखें तो इन सभी का वेक्टर सम लेते हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमने जो भी फोर्स निकाले सब सही है, क्योंकि नेट फोर्स कितना आ रहा है, वो जीरो के बराबर हो रहा है। पक्का? अब बेटा प्रॉपरली नोट करिए सभी लोग। हर सेगमेंट को उठाओ, ध्यान समझना। ए बी को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, सी डी को मैंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ, और बी सी और डी ए को तो यहीं पे मैंने। हाँ भाई, नोट कर लिया सभी ने? अब देखो, हाँ क्विकली नोट करो बेटा। अब देखिए सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। अब हमें फोर्स तो जीरो हो गया, फोर्स ये तो क्लियर हो गया, फोर्स हमारे पास जीरो है, वो बात हमें पहले से ही पता थी। मैं इंटरेस्टेड टॉर्क में हूं। अच्छा एक बात को समझना, अगर मैं इसकी बात करूं, ए बी की बात करूं, तो ए बी के केस में बताओ फोर्स आपके पास इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है,
सभी लोग ध्यान देना, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी कॉस थीटा, ये करंट बताओ फोर्स ऐसे लग रहा है। और इधर की अगर मैं बात करूं तो इसमें फोर्स बताओ, इसमें भी फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। बताओ इधर वाला फोर्स ऐसे लग रहा है, बताओ ये दोनों एक तरीके से, इसमें नहीं मैं समझा पा रहा हूं, अगर मैं ऐसे बात करूं, बताओ इसमें दोनों फोर्स ऐसे अंदर की तरफ इसको कंप्रेस कर रहे हैं। बताओ दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है आपके पास। बताओ ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, बताओ ये क्या टॉर्क दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों टॉर्क नहीं दे पाएंगे? क्योंकि दोनों, देखो ये फोर्स ऐसे लग रहा है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, तो बताओ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसका मतलब अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, ए बी की बात करूं, और मैं यहां पर सी डी की बात करूं, तो ए बी और सी डी ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, और ये अगर आपस में कैंसिल आउट होंगे तो बताओ ये आपके पास क्या नहीं कर सकते, ये आपके पास टॉर्क नहीं दे सकते, तो ये दोनों तो आपके पास ये बेकार हो गए, इनको तो हमें भूल जाना चाहिए। अब टॉर्क यहां पर देने वाला हमारे पास कौन सा फोर्स बचा है? अब बाकी दो फोर्सेस बाकी है। अब जरा ध्यान से समझना सभी लोग, बताओ इस फोर्स की बात करें, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है आपके पास, यही तो लाइन ऑफ एक्शन है। और अगर ये लाइन ऑफ एक्शन है और आपके पास एक्सिस ये है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस L2 माइनस एक्स है ये डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या ये L2 माइनस एक्स, पास वाला कॉस होता है तो दूर वाला साइन, बताओ क्या साइन थीटा होगा? बताओ क्या यही तो R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो। पक्का सभी लोग मेरी बात से सहमत? अब अगर मैं यहां पे बता, इस बात क्या है, बताओ इसकी लाइन ऑफ एक्शन यही है। बेटा यहां पे टॉर्क क्यों आ रहा है? फोर्स यहां पर इक्वल एंड अपोजिट है, बट इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये दोनों हमने क्यों कैंसिल कर दिए? क्योंकि इन दोनों फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इसलिए फोर्स भी जीरो हो गया और ये टॉर्क भी नहीं जनरेट करेंगे। क्योंकि एक फोर्स देखो यहां पे अगर मैं देखूं, एक फोर्स ऐसे बाहर की तरफ है और एक फोर्स ऐसे अंदर की तरफ, इसलिए हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया। अब बताओ अगर इस फोर्स की बात करें तो इसके लिए बताओ ये डिस्टेंस अगर x है, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस x साइन थीटा, बताओ क्या ये आपके पास R2 परपेंडिकुलर हुआ, हाँ या ना? अब जा इसके कारण टॉर्क देखना, बताओ सेंस आपके पास क्या है? क्लॉकवाइज। कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज। और अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए सेंस कौन सा है? बताओ ये भी क्लॉकवाइज। बेटा ये भी अगर मैं बात करूं, ये भी क्लॉकवाइज में है, और ये भी अगर मैं फोर्स की बात करूं, ये फोर्स भी बताओ क्या है? क्लॉकवाइज। बताओ क्या दोनों फोर्स का सेंस क्लॉकवाइज है, तो बताओ टॉर्क दोनों ऐड होंगे। और टॉर्क की अगर मैं बात करूं, टॉर्क का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है सिंप्लीफाइड, मैं अभी इस डायग्राम को हटा दे रहा हूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, तो यहां पर टॉर्क एक आ जाएगा आपके पास एफ बी सी इंटू R1 परपेंडिकुलर, इसका सेंस क्लॉकवाइज है। और दूसरा जो आपके पास फोर्स है, दिस इज एफ डी ए इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब R2 परपेंडिकुलर। बताओ इसका भी सेंस ये है आपका। बताओ दोनों का सेंस अगर आपका सेम है, तो बताओ इस केस की अगर मैं बात करूं, बताओ टॉर्क आपका सेम होंगे, तो दोनों को हम ऐड सेम इन द सेंस, मतलब दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सेंस दोनों सेम, इसीलिए प्लस लगाया। अगर यही सेंस अपोजिट होता तो माइनस कर देते। अगर मैं वैल्यू रखूं तो टॉर्क की वैल्यू बताओ क्या आएगी? एफ बी सी, बताओ आई इंटू L1 इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 माइनस एक्स साइन थीटा, और प्लस का दूसरे के लिए बताओ क्या हो जाएगा? आई इंटू बी इंटू, ये कितना आया? ये भी आपके L1 ही तो आया, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ एक्स साइन थीटा। ध्यान देना बताओ। अब बताओ आई L1 बी एक्स साइन थीटा, आई L1 बी एक्स साइन थीटा, बताओ ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ टॉर्क मेरे पास क्या आ गया? आई इंटू L1 इंटू L2 इंटू बी साइन थीटा, बताओ टॉर्क यही तो आ गया।
अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क बताओ क्या हो गया, दिस इज आई इंटू L1 इंटू L2 इंटू बी साइन थीटा। और आप लोग सभी लोग ध्यान से देखो, बताओ अगर मैं यहाँ पे बात करूं L1 L2, बताओ क्या है एक तरीके से, बताओ क्या L1 L2 इसका एरिया है? तो एक तरीके से अगर टॉर्क की बात करें, बताओ ये टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। बताओ यही तो टॉर्क का मेरे पास फॉर्मूला आया, आई ए बी साइन थीटा। और बेटा इंटरेस्टिंग बात फिर से समझिए, हम लोगों ने एक एक्स की बात की थी, ये टॉर्क एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये टॉर्क जो मेरे पास आया है, बताओ क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है? इसका एक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें ये टॉर्क मिल रहा है, ये टॉर्क आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपके पास भी। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत? मतलब यहाँ पर हम टॉर्क किसके अबाउट निकालें, हम एक्स कहीं पर भी ले लें, हमारे पास टॉर्क हमेशा फिक्स होगा, विच इज आई ए बी साइन थीटा। हाँ बेटा ये तुम्हारे पास फोर्स क्या हो गया, बेटा एक बार ध्यान दो, फोर्स हो गया आई इंटू L1 इंटू बी, और इंटू हम करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ ये क्या दी हुई है तुम्हारे पास, L2 माइनस एक्स साइन थीटा, सिंपली L2 माइनस एक्स साइन थीटा। इसके लिए बात करेंगे, बताओ ये फोर्स कितना है आपके पास, आई बी L1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स साइन थीटा, वो एक्स साइन थीटा। ये आप नोट करिए बेटा सभी लोग। बेटा आदित्य तुम्हें बात क्लियर है ना? कुछ डाउट है तुम्हारा? अब बात क्लियर? प्रॉपरली नोट करिएगा सभी लोग से। ओके अब देखो, मेरे पास एक टॉर्क का अभी ये फॉर्मूला भी हम याद रखते हैं, आई ए बी इंटू साइन थीटा। अब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर एक टर्न था सिर्फ, भाई वायर का एक लूप था। अगर अगर मैं कहूँ ये वायर का एक लूप नहीं कई सारे लूप है, तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं, अगर वो आपके n हो जाते हैं, बताओ एक लूप में इतना टॉर्क है, तो बताओ वो आइडेंटिकल लूप्स होंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ ये टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, एन आई ए बी साइन थीटा। बेटा कुछ याद आया, गैल्वेनोमीटर में हमने यही तो फॉर्मूला आपको बताया था टॉर्क का, एन आई ए बी साइन। अब इस टॉर्क की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहले बात तो ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक। दूसरी बात, ये लूप का शेप क्या उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। भाई यहाँ पर देखो एरिया आ रहा है, अब वो सर्कुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है।
और दूसरा आपके पास ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ लूप। इस लूप का शेप क्या है मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उससे इंडिपेंडेंट है आपके पास। बात सभी को क्लियर? नोट करिए बेटा। टर्न्स का मतलब सभी लोग ध्यान दो, जैसे टर्न्स मेरे पास ऐसे लूप था, थोड़ा ध्यान दीजिए सभी लोग, ये ऐसे लूप था, एक ये वायर फ्रेम ऐसे था, हमने एक और बिल्कुल आइडेंटिकल वायर फ्रेम एक और ऐसे लगाना दी, फिर हमने इसी तरह ऐसे और वायर फ्रेम बना दी। ये इस तरीके से टर्न्स है। ठीक, तो यहां पर एक ना हो कि कई सारे टर्न्स हैं आपके पास, और इन सभी में जो है ना करंट जो है ना आई फ्लो कर रही है आपके पास। ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हो, ये वही हो, ये एक तरीके से वही होंगे, इंसुलेटेड वायर्स होंगे, इसके ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन होगा, और हमने एक वायर, भाई ऐसे समझ लो सभी लोग, जैसे मेरे पास ये एक सिलेंडर ऐसे दिया हुआ है, ठीक, बताओ इसका ये डायमीटर 2r हो गया, ये लेंथ है, बस हमने ऐसे वायर लैप रैप कर दिया इसको, एक टर्न, दो टर्न, 3 टर्न, 4, 5, 6, इस तरीके से टर्न है। एक लूप के लिए हमने निकाल लिया, वो आया मेरा आई ए बी साइन थीटा, दो लूप हो गए तो 2ab, थ्री तो 3ab, 3iab, एन के लिए क्या होगा niab। फॉर्मूला आपके पास क्या है, फिर जब हम आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, अगर एरिया अलग अलग हो गया फिर तो ये हो जाएगा आई ए वन बी साइन थीटा प्लस आई ए टू बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमने लिखा ना, ये फॉर एन, ये आइडेंटिकल लूप्स हैं, एन आइडेंटिकल लूप्स। अच्छा, कोई मुझे यहाँ एक्सप्लेन करेगा टॉर्क एक्स पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये इस पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है? जरा सभी लोग आंसर करो, मेरे पास कुछ लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। नहीं नहीं बेटा, फिर कैंसिल क्यों हो गया? और कोई? देखो मेरे पास ऑनलाइन में कई सारे लोगों ने सही बात, क्योंकि आपको अगर ध्यान होगा मैंने रोटेशन में बात की थी, मैंने कहा अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स उस पर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है, तो टॉर्क हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, याद है कि वही पॉइंट है। लिखिए सब लोग पॉइंट लिखिए। ठीक है, if a body is in translational equilibrium, if a body is in translational equilibrium, ब्रैकेट में लिखिए, that is net force acting on it, net force acting on it is zero
bracket close, then torque acting on this body, torque acting on this body is always independent of, torque acting on this body is always independent of reference point, या फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात सभी को क्लियर? तो वही बात यहाँ पे बताओ, इस पे भी लगने वाला नेट फोर्स बताओ क्या था आपके पास लूप पे? 0 था। अगर नेट फोर्स 0 है लूप पे, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर लगने वाला जो टॉर्क होगा आपके पास, वो टॉर्क क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। और देखो मैंने एक बात और भी आपको एक्सप्लेन की थी, एक बार बेटा सभी लोग रोटेशन रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे मैं बात करूं, इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब नहीं होता ये नहीं है कि फोर्स ही नहीं लग रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि उनकी रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास वो 0। तो अगर ये सिचुएशन आपके पास दी हुई है, तो अगर कोई भी बॉडी है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो बॉडी बताओ किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, बताओ ये एक्सिस हमेशा किससे पास करेगी? सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। ये किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है बॉडी, लेकिन वो एक्सिस हमेशा किससे पास करेगी? वो सीओएम से पास करेगी। और जो एक्सिस सीओएम से पास करती है उस एक्सिस को क्या नाम देते हैं? नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन सभी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं दीज आर नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये सभी एक्सिस सीओएम से पास करें। कंप्लीट करो। इसीलिए ये आपके पास एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि तुम किसी के अबाउट भी टॉर्क कैलकुलेट करो, वो टॉर्क हमेशा सेम आएगा आपके पास। एक बार जब पॉइंट्स हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बेटा, सभी लोग लेक्चर शीट पे आइए। पेज नंबर 4 पे देखिए, सबसे बॉटम पे आ जाइए पेज के। तो वहां पे सम स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, एक एक करके हम लोग अंडरलाइन करते हैं इस पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट पे आइए सभी लोग। द फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द लूप। क्लियर है? क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सीधे सीधे एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका शेप क्या, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। सेकेंड पॉइंट, द फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसका था एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं। उसके नीचे, दिस फॉर्मूला विल गिव अस द नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसको समझाया गया नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द एक्सिस अबाउट विच द डायपोल की बेटा बॉडी कर लो,
about which the body rotates if it left on its own. अपने आप अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया है, तो हमेशा बॉडी किसके अबाउट रोटेट करती है? नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन। और नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन होता कौन सा एक्सिस है? विच पासेस थ्रू द COM। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। और ये पूरी की पूरी राम कहानी बेटा कब वैलिड है? जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म के केस में ही ये वैलिड है। तो ये सब कुछ जितना भी मैंने कराया है, ये तभी है एप्लीकेबल जब आपके पास फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म फील्ड होगा। पहले तो सभी लोग सहमत पूरी तरह? पक्का? अब बताओ, अब देखो ध्यान दीजिए सभी लोग। अब एक टर्म और डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग वापस आते हैं इस पे टॉर्क पे। राइट डाउन द हेडिंग, डायपोल मोमेंट वेक्टर, या सिंपली हेडिंग डालिए मैग्नेटिक डायपोल। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन किया था, याद है ना आपको? उसी तरह हम लोग अब किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल होता है, दिस इज करंट कैरिंग लूप ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है ना, वो आपके पास किसकी तरह बिहेव करता है? वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। मैग्नेटिक डायपोल की बात करेंगे, एक सर्कुलर लूप है मेरे पास, ये एक मैग्नेटिक डायपोल है। एक स्क्वायर लूप है, ये एक मैग्नेटिक डायपोल है। एक ट्रायंगुलर लूप है, ये एक मैग्नेटिक। कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप का एक लूप है, बताओ ये भी आपके पास क्या होगा? एक मैग्नेटिक डायपोल हुआ। मतलब किसी भी, देखो अब एक क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक डायपोल। देखो डायपोल का मतलब है ये बाइपोलर होगा। डायपोल का मतलब ही क्या हो गया है आपके पास? बाइपोलर। मतलब इसके दो पोल्स होंगे आपके पास। अब देखो यहां पर अब ये समझना थोड़ा जरूर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ दो पोल कैसे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल में समझ में आ रहा था, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, ये दो पोल हो गए आपके, एक निगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, ठीक है ना? अब जरा यहां पर समझते हैं, देखो इस बात को, इस बात को देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे आप सभी लोग जानते हो, एक बार मैग्नेट तो समझते हो ना? बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। बताओ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती है, ऐसे ही तो मैग्नेटिक लाइंस होती है। अरे इतना थोड़ा बेसिक आइडिया तो हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये लाइंस ऐसे साउथ से लाइन एंटर करती है अंदर की तरफ। इसी तरह अगर मैं यहां पर बात करूं, तो बेसिकली एक बार मैग्नेट बाइपोलर है, क्योंकि इसमें दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक हमारे पास साउथ पोल है। अब यह अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी एक तरीके से बाइपोलर। देखो समझो सभी लोग, जैसे एक करंट कैरिंग लूप है,
और इसमें करंट क्लॉकवाइज में है। कौन सा सेंस है यहाँ पे? क्लॉकवाइज। बेटा ये मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर 3 में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर क्लॉकवाइज सेंस है तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण, लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होती है, वही राइट हैंड रूल के हिसाब से। बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताओ किधर जा रही होंगी? अंदर की तरफ जा रही। अगर आपके पास एक क्लॉकवाइज लूप है तो हम बताओ उसमें क्या कहते हैं? एक क्लॉकवाइज लूप का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक लाइंस अंदर जा रही। अगर मैग्नेटिक लाइंस अंदर जा रही है तो बताओ कौन सा पोल ये बनेगा क्लॉकवाइज? कौन सा पोल होगा भाई? अरे भाई ऑनलाइन वाले भी आंसर करना होता है। ये कौन सा हो जाएगा? बताओ ये साउथ पोल हो जाएगा। क्योंकि साउथ पोल की अगर मैं बात करूं तो साउथ पोल पे बताओ लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो यहां पर भी लाइंस अंदर की तरफ जा रही है। और इसको अगर देखें तो एक तरीके से ये हमारे पास किसकी तरफ बिहेव करता है? एक साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। अगर यही मेरे पास एक एंटी क्लॉकवाइज लूप हो, अगर मैं एक एंटी क्लॉकवाइज लूप की बात करूं, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है मतलब तो राइट हैंड रूल से अगर मैं बात करूं, बताओ राइट हैंड रूल से बताओ थंब किधर आएगा? बाहर की तरफ। बताओ मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ आएंगी। बताओ मैग्नेटिक लाइंस किस पोल से बाहर की तरफ आती हैं? नॉर्थ पोल से। तो ये बताओ एंटी क्लॉकवाइज लूप किसकी तरह बिहेव करता है? एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ये नॉर्थ पोल। और अगर ये नॉर्थ पोल है तो बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं, ये इस तरीके से हमारे पास नॉर्थ पोल है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्लॉकवाइज अगर कहीं पे भी लूप है तो वो आपके पास क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया? और इसको कैसे याद रखोगे? क्लॉकवाइज में जब होगा हम अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइंस किस पोल से जाती है? साउथ। तो इसलिए ये साउथ पोल। यहाँ पर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो लाइंस बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ लाइंस किस पोल के लिए आती है? नॉर्थ पोल के लिए। तो ये नॉर्थ पोल है। बट अभी क्वेश्चन हमारा वही का वही है, बाइपोलर कैसे हुआ? दो पोल्स कैसे हुए? हमें यहां पर पोल समझ में आ रहा है कि दो पोल्स है, बट यहां पर दो पोल्स। देखो बहुत आसान सी बात है, मैंने एक लूप ऐसे लिया, ये इसका बैक साइड है और सामने से मुझे इसका ही देगा। अब देखो ये करंट ऐसे है। अब बताओ अगर मैं इधर ऑब्जर्वर को रखूं, प्लेस करूं, तो ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा? ये करंट ऐसे, कौन सा सेंस? जल्दी बोलो, थक गया मैं। कौन सा सेंस? क्लॉकवाइज। तो ये कह रहा है कि ये जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, ये करंट क्लॉकवाइज सेंस में। मैं इधर पहुंचा, इस वाले ऑब्जर्वर। बताओ इस ऑब्जर्वर की बात करूं तो यहां से देखूंगा, बताओ अब ये बताओ क्या बोल रहा है? कौन सा सेंस? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस ऑब्जर्वर के लिए सेम लूप बताओ क्या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है? ये आपके एंटी क्लॉकवाइज। तो एक हमारे पास क्लॉकवाइज है और दूसरा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम्हें पता है क्लॉकवाइज वाला कौन सा होगा? अंदर जाएंगे, साउथ। एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा होगा? नॉर्थ। नॉर्थ से जो है ना लाइंस बाहर जा रही है। ठीक? तो इस केस की बात करें तो यहां पर अगर लाइंस बाहर जा रही तो बताओ ये लाइंस ऐसे ही तुम, अब बताओ यहां पर दो पोल हो गए, तो बताओ यहां पर हमारे पास मैं कह सकता हूं एक करंट कैरिंग लूप में दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो बताओ ये डायपोल ही तो हुआ, इसलिए हम लोग इसे मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। पहले तो पूरी क्लास मेरी बात से सहमत है? नोट करिए बेटा। अरे बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल हमने इसलिए बनाया, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की तो उसमें दो पोल होते हैं ना, तो हमें यहाँ पर दो पोल नहीं समझ में आ रहे थे।
तो इसलिए मैंने आपको जैसे कहा कि इलेक्ट्रिक पोल में हम लोग डायपोल हम तुरंत समझ जाते हैं कि भैया वहां पे दो पोल हैं तो वो बाईपोलर हुआ। बट ये क्यों बाईपोलर हुआ, तो इसको हमने एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, नोट कर लिया ना सभी ने। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब मैग्नेटिक डायपोल हमें समझ में आ गया कि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल। अब देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन किया तो हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर। तो उसी तरह हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर। हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर। अब बताओ, अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर की बात करूं तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर में हम लोग, भाई देखो, दो टर्म हो सकते हैं आपके पास सेंस। या तो ये एंटी क्लॉकवाइज या फिर ये सेंस क्लॉकवाइज, यही दो ही तो सेंस हो सकते हैं। सभी लोग बेटा नोट करना बंद करो, मेरी तरफ ध्यान दो। मेरे पास ये दो तरीके से लूप हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक डायपोल, इसको हम लोग जनरली भाई म्यू से डिफाइन करते हैं। और ये आपके पास डिफाइंड है, दिस इज म्यू वेक्टर इज इक्वल टू एन आई इंटू ए। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, आई हो गया करंट, ये आपके पास हो गया एरिया वेक्टर। अगर ए की बात करें तो ए क्या हो गया आपके पास, एरिया वेक्टर, ये थी। अब जस्ट समझना सभी लोग, इसका डायरेक्शन हमारे पास एरिया वेक्टर डिफाइन करता है। और एरिया वेक्टर किससे डिफाइन होता है, राइट हैंड रूल से। अब बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं, बताओ फिंगर को कर्ल करता हूं एंटी क्लॉकवाइज में, बताओ थंब का डायरेक्शन बेटा किधर आ रहा है, अपवर्ड। बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं, बताओ म्यू का डायरेक्शन, म्यू वेक्टर यही तो डायरेक्शन। मैं अगर इस केस की बात करूं, यहां पर ये ऐसे है, बताओ किधर आएगा आपका डायरेक्शन, डाउनवर्ड। तो बताओ, रिकॉर्डिंग होती है, ये आपके पास म्यू वेक्टर, ठीक।
बात सभी को क्लियर? बहुत तेज बोलते तो उसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, ऑनलाइन भी बच्चे जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस होता है। ठीक, बात सभी को क्लियर? पक्का नोट करें। बस वही एरिया वेक्टर बेटा राइट हैंड रूल से डिफाइन होता है। तो जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया तो फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज में कर्ल करो तो बताओ क्या आएगा? म्यू वेक्टर। और इसको बताओ अगर मैं कर्ल करूंगा तो क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इधर हटा दो ना, सब नोट कर लिया सभी? कौन सा? फिर डायपोल एक्चुअली ये प्री डिफाइंड होते हैं। हमारे पास NiA भी आया था, तो उस NiA को बार बार लिखने से अच्छा हमने उसका उसका नाम हम लोग देते हैं म्यू। बार बार क्यों NiA लिखेंगे, तो उसको एक नाम दे दिया। ठीक है। अब देखिए सब लोग ध्यान दीजिए। तो मेरे पास एक तरीके से क्या हो गया, NiA मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन उन लोग कैसे देखेंगे? राइट हैंड रूल से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से। अब मैं एक केस आपको दे रहा हूं। आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बताना है। ये एक्स है, ये वाई है आपके पास। ये सिचुएशन है आपके पास, ये डायमेंशन L1 है। बेटा देखो रोट, ये आपका जो मैग्नेटिज्म है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑफलाइन क्लास बेटा आप लोगों की रखने के लिए यही मेन मोटिव यही है कि मैग्नेटिज्म के लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है ना, जितने लोग आ सकते हैं नियर बाई रीजन में, वो लोग ट्यूसडे वाली क्लास ऑफलाइन ज्वाइन करिएगा। ट्यूसडे की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके पास। एक मैग्नेटिज्म बहुत लंबा नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत है। वेटेज इसका पेपर में एडवांस, स्पेशली अगर एडवांस की बात करें, बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। तो इसलिए अगर मैग्नेटिज्म आपको आ गया तो 12th का सबसे यही मेन पार्ट होता है। ठीक, तो इस पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए। मुझे ये सेंस आपको करंट आई दे रखा है, और आपका क्या बताना है? इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर बताना है। चालू हो जाओ जल्दी। विद वेक्टर हमें बताना है, विद डायरेक्शन मतलब। हर एग्जाम में बहुत सारे। देखो सबसे पहले मैं थोड़ी सी हिंट आपको देता हूँ जिससे आप लोग समझ सके।
देखो यहाँ पर ये लूप तो कंप्लीट लूप ही नहीं हो रहा है। देखो इसके लिए हम लोग करते क्या है, बताओ, ये करंट आई, सभी लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दो, ये करंट आई है, यहाँ पे करंट आई ये होगी, यहाँ पे करंट आई ये है आपके पास। अब बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं, तो बताओ अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, बताओ ये पूरा एक लूप आपके पास एक्स वाई प्लेन में हो गया, हाँ या ना? बताओ इसका सेंस क्या है बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? इनसाइड। इनसाइड मतलब कौन सा डायरेक्शन? माइनस के। परफेक्ट बात, बिल्कुल सही बात। तो बताओ मैं अगर इसकी बात करूं, तो इसका म्यू वेक्टर लिखना है, तो ये हो जाएगा आई इंटू L1 इंटू L2, और डायरेक्शन आपका माइनस की है क्या? अब जो बचा हुआ ये लूप है, करंट है, तो ये आई ऐसे हुआ, ये आई ऐसे हुआ, ये आई ऐसे हुआ। अब बताओ इसको मैं ऐसे मान लेता हूं, तो देखो कोई फर्क पड़ा नहीं, इफेक्टिव एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। लेकिन अगर मैं अलग अलग देखूं, तो बताओ मेरे पास ये दूसरा लूप आ गया, बताओ ये लूप मेरा एक्स वाई प्लेन में था, बताओ ये वाला लूप कौन सा प्लेन हुआ? एक्जेड यार, कौन सा प्लेन है? एक्जेड प्लेन। तो ये वाला लूप टू की बात करें, बताओ ये एक्जेड प्लेन हुआ। और अगर ये एक्जेड प्लेन है, अब बताओ ये क्लॉकवाइज है, एक्जेड ऐसा है, क्लॉकवाइज, बताओ डायरेक्शन माइनस जे, माइनस का जे। बात क्लियर भाई? अगर इसको आप देखो, ये ऐसे है आपके इस तरीके से, और अगर ये ऐसे है, तो बताओ सेंस अगर ऐसे रोटेट करेंगे, बताओ किधर आएगा? डाउनवर्ड, माइनस जे। तो बताओ प्लस का आई इंटू, ये तो L1 ही होगा आपके पास, L1 इंटू L3, बताओ माइनस जे कैप। बताओ ये मेरे पास, पहले तो सभी लोग सहमत इस बात से? पक्का ना? मतलब अगर इस तरीके से आपके 3D में दिए जाते हैं ना, तो आप उसको क्या करोगे, दो में ब्रेक कर लोगे और फिर इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। नोट करो। अब देखो एक और क्वेश्चन करो, जल्दी से अटेम्प्ट करिए सब लोग। ये L1 है, ये करंट आई, ये आपके पास L2 दिया हुआ है, और ये आपके पास L3 है। पूरी तरीके से 3D में ये डायग्राम है, और आपको इसका म्यू वेक्टर फाइंड आउट, भाई म्यू वेक्टर फाइंड आउट। बेटा अक्षर ध्यान दो ना, इसमें क्या समस्या है? हमारे पास ये लूप, बाकी लोग अटेम्प्ट करिए, ये लूप था आपके पास, बताओ एक हमने एक आर्म और कनेक्ट कर दी इसमें। बताओ जब एक आर्म, बताओ ये एक अपना इंडिपेंडेंट लूप एक्स वाई प्लेन में हो गया, तो इसका एरिया हो गया L1 L2। तो बताओ मैग्नीट्यूड आई इंटू L1 L2। अब बताओ अगर ये क्लॉकवाइज में है, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या हो गया? माइनस के क्या? अब इसकी बात कर लेते हैं, ये लूप ऐसे है, बताओ इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंदर की तरफ क्या हो गई? माइनस जे कैप। एरिया कितना हो गया? L1 इंटू L3, आई इंटू L1 L3 माइनस जे कैप। बात क्लियर?
सभी लोग बेटा इसका आंसर करिए मुझे क्विकली। देखते हैं, मैं सभी लोग अपना आंसर कैलकुलेट कर लो फिर मैं डिस्कस कर लेते तो बहुत सारे लोगों ने मुझे देखो, मैं ध्यान दो बेटा सभी लोग, ये आई चेक करिए आप लोग, ये आई बताओ, इसको मैंने इस तरीके से एक ऐसे वायर कनेक्ट कर दिया, इसको बताओ, एक ये लूप बताओ किस प्लेन में आ गया, बताओ एक्स वाई प्लेन में है, और कौन सा सेंस है बेटा, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ माइनस के, तो मेरे पास पहला म्यू वेक्टर की बात करें, दिस इज आई इंटू L1 इंटू L2 माइनस के कैप। क्लियर? अब इसके बाद इस वाले लूप को देख लेते हैं, ये करंट आई ऐसे आया, ये करंट आई ऐसे आया, हमने ये एक्स्ट्रा वायर इधर से कनेक्ट कर दिया और ये वायर इधर, तो ये वाला तो मैनेज हो गया आपस में। क्या अब बताओ, ये लूप 2 किस प्लेन में, एक्सजेड प्लेन। आंसर किया करो बेटा सभी लोग, ये एक्सजेड प्लेन हुआ। अगर ये एक्सजेड प्लेन है तो बताओ ये क्लॉकवाइज है, तो बताओ किधर आएगा बेटा, अक्षर ध्यान देना, माइनस का जे कैप आपके पास हुआ। अगर ये माइनस जे कैप है तो हम लिखेंगे प्लस का आई इंटू, ये L1 होगा आपके पास, दिस इज L1 इंटू L3 माइनस का जे कैप। बताओ लास्ट वाले केस की आते हैं प्लस, बताओ अब ये करंट ऐसे गया आई, ये करंट ऐसे, बताओ इसको ऐसे बना दिया, तो ये इसका इफेक्ट नेगलीफाई हो गया, और ये ऐसे बना दिया इसका। बताओ ये कौन सा प्लेन हुआ आपके पास, वाईजेड, बिल्कुल सही। अगर ये वाईजेड प्लेन है, अगर तुम इधर से देखो, बताओ क्लॉकवाइज है, तो वाईजेड प्लेन क्लॉकवाइज हुआ तो बताओ किधर जाएगा, माइनस का जे कैप, माइनस का आई कैप। अरे देखो माइनस आई कैप होगा, देखो वाईजेड प्लेन बताओ आपके पास ये हुआ, दिस इज वाईजेड प्लेन। अब बताओ अगर ये क्लॉकवाइज है तो ऐसे रोटेट करेंगे, अगर ऐसे रोटेट करेंगे बताओ ये अंदर की तरफ ही तो जाएगा, तो माइनस आई, तो बताओ लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, आई इंटू, ये आपके पास है L2 डायमेंशन, और ये वाला डायमेंशन आपके पास L3 है, तो बताओ क्या होगा, आई इंटू L3 माइनस आई कैप, L2 इंटू L3। पहले तो आप पूरी क्लास को बात क्लियर। तो अगर तुमसे कोई मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है तो मुझे लगता है बहुत आसान है हमारे लिए फाइंड आउट करना। बेटा जो नोट कर रहे हैं क्विकली नोट करिए। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, मेरे पास एक क्वेश्चन तो अभी है ही ना कि हम ये म्यू वेक्टर के एकदम से कहां से जंप कर गए म्यू वेक्टर में। अब देखो इसका रीजन समझाता हूं मैं आपको, हम क्यों म्यू वेक्टर में आए। बताओ हमने जो टॉर्क डिफाइन किया था वो क्या आया था हमारे पास, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन आई ए बी साइन थीटा। बताओ टॉर्क यही तो डिफाइन हुआ था। अब बताओ अगर ये एन आई ए बी साइन थीटा है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये आपके पास करंट था, दिस इज ए बी, यहाँ पे करंट अंदर जा रहा था बी से सी, फिर ये करंट ऐसे जा रहा था, और फिर करंट बाहर की तरफ आ रहा था डी टू ए। बताओ ये ऐसे ही तो था। सभी लोग मेरे बेटा ध्यान दीजिए।
अब बताओ अगर ये लूप अगर ऐसे है, बताओ करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, बताओ ये कौन सा सेंस हुआ? बताओ मेन कौन सा? अगर मैं इधर से देखूं कौन सा सेंस है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो म्यू वेक्टर मेरी तरफ आएगा। भाई देखो करंट ऐसे ऐसे कर रहा है ना, अगर करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका म्यू वेक्टर ऐसे ही तो आएगा। बताओ इसका बी वेक्टर हमने देखा था, बी वेक्टर बताओ ये ऐसे आया था। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा दिया हुआ था, ये मैंने ये थीटा लिया था ना? नहीं ये नहीं थीटा मैंने लिया था, ये थीटा लिया था मैंने, ये थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो गया? ये भी 90 माइनस थीटा। तो बताओ एंगल बिटवीन म्यू एंड बी, म्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर, बताओ कितना हो गया एंगल? 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, एक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा हुआ। अच्छा सेंस बताओ, आपको पता है ध्यान होगा इसका सेंस क्लॉकवाइज आया था। अरे बोला करो यार, क्लॉकवाइज ही तो आया था सेंस। अब बताओ अगर ये दो वेक्टर हैं, एक बी वेक्टर एक म्यू वेक्टर, तो बताओ अगर सेंस क्लॉकवाइज रखना है तो मैं म्यू क्रॉस बी लिखूं या बी क्रॉस म्यू लिखूं? अरे बेटा सेंस क्लॉकवाइज रखना मतलब ये सेंस रखना है ना, तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी आपके पास, पक्का? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बताओ ये क्या होगा आपके? बी क्रॉस म्यू नहीं बेटा, ध्यान रखो हमेशा हम म्यू से बी की तरफ जाएंगे तभी तो ये क्लॉकवाइज में आएगा, तो दैट मीन्स म्यू क्रॉस बी। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे टॉर्क की बात करूं, बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन आई ए ये हो गया अलग, बी अलग हो गया। बताओ साइन थीटा कैन बी रिटन एज 180 माइनस थीटा। अब बताओ ये टॉर्क ऐसे ही तो लिखा है, म्यू इंटू बी इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। बताओ दोनों के बीच में यही तो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल आपका कितना है? 180 माइनस थीटा। तो बताओ टॉर्क को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टॉर्क कैन बी रिटन एज म्यू क्रॉस बी। ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला, तो इसलिए हम लोगों ने म्यू वेक्टर पढ़ा, सो दैट हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखें। और बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर ध्यान से देखो, बताओ जो करंट में हम सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डायपोल का फॉर्मूला देखा था, वहां पर भी टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पी क्रॉस यू। तो आप सिमिलर उसी तरीके से याद कर सकते हो, यहाँ पे पी की जगह म्यू पढ़ रहे हैं तो म्यू वेक्टर, यहाँ पे ई की जगह बी पढ़ रहे हैं तो बी वेक्टर। तो टॉर्क का मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया? वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी। बताओ यही तो फॉर्मूला हुआ। मेरी बात से पूरी क्लास सहमत? नोट कर लीजिए। बस बेटा एक क्वेश्चन करते हैं फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। सभी लोग डीपीपी नोट करो पहले, जो नोट कर रहे हैं, बाकी लोग डीपीपी 1 पे आइए। डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 60, बेटा क्वेश्चन नंबर 60 पेज नंबर 8, मतलब ये दो क्वेश्चन करेंगे बेसिकली 60 एंड 61। जल्दी से अटेम्प्ट करो सभी लोग।
मतलब थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में तो आए, तभी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन है, और मेरे पास बताओ ये एक लूप है, तो इसके कारण ये क्लॉकवाइज है, बताओ म्यू वेक्टर अंदर की तरफ होगा। और अगर मैं यहाँ पे टॉर्क की बात करूं, तो बताओ म्यू तुम्हारे पास इधर है, टॉर्क बी इधर है, तो म्यू क्रॉस बी की बात करेंगे तो बताओ ये कौन सा सेंस आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, तो अगर सेंस आपके पास क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, म्यू इंटू बी इंटू साइन 90। सभी लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, पहले मैं स्क्रीन हटा दे रहा हूं। तो टॉर्क क्या होगा, म्यू इंटू बी, यही तो हुआ टॉर्क। अब मैं समझाता हूँ यहाँ गलती कहां पर होती है। अब म्यू की वैल्यू बता दो यार जरा मुझे, करंट कितना है, चलो मैं वैल्यू बाद में रख लूं, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू बी। अब बताओ ये टॉर्क इसको क्या प्रोवाइड करेगा, आई अल्फा। दिस टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज आई इंटू अल्फा, यही तो होता है आपका। अब गलती होती बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बेटा सभी लोग आंसर करो, एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बाई 2। बेटा समझो, हमारे पास अगर एक रिंग दी हुई है, तो इसके सिलेंड्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, और इसके डायमीटर एक्सिस के अबाउट आपके पास क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। और मेरे पास बताओ ये कैसे रोटेट कर रहा है, बेटा ये अपने डायमीटर के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो आई की वैल्यू बताओ क्या रखेंगे यहाँ पर, एम आर स्क्वायर बाई 2 आपके पास होगा, एम आर स्क्वायर में। तो इसलिए हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो बताओ ये मेरे पास हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी
इंटू आई की वैल्यू mr²/2। क्या अल्फा फाइंड आउट करना था ना, r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बताओ यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 2πi/b/m। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? मेरे पास ये, उसको रिंग की तरह ट्रीट करो। तो अगर रिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो ये ऐसे ही तो रोटेट कर रहा है डायमेट्रिकली। हाँ, कितनी वैल्यू आ रही? अल्फा की वैल्यू 45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पहले तो सभी को बात समझ में आई। और इन दोनों के बीच में एक अंदर की तरफ है, एक इधर है, तो बताओ एंगल कितना होगा? 90। एक क्वेश्चन और फिर क्लास कंप्लीट करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्लास में समझ लो, आपको यही मान लीजिए कि पूरी रोटेशन की जैसी क्लास होगी, तो इसलिए सभी लोग रोटेशन रिवीजन करके आइएगा और ऑफलाइन अटेंड करिएगा क्लास। 61 पे आ जाइए। और बेटा कभी भी मैग्नेटिक टॉर्क के लिए सोचना ही नहीं किस एक्सिस के अबाउट ले, क्योंकि मैग्नेटिक टॉर्क हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी के अबाउट भी लो वो हमेशा क्या होगा? म्यू क्रॉस बी होगा। ठीक है ना? चालू जो बी मैग्नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेटा सभी लोग मुझे आंसर करिए, इसका आंसर आना चाहिए सभी का। बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एक ही है, वो बने जरूर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, बस है एक ही टर्न। बेटा कई लोगों का आंसर आ गया बेटा क्लासरूम से, जल्दी से बताओ बेटा आंसर। बेटा सॉल्व भी करना है, देखो नहीं था बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान। पहले फोर्सेस को समझो, हमें अभी ऑप्शंस पे तो देखना ही नहीं, हमें सिर्फ पहले कंसेप्ट पे समझना है। क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होने लगे। तो अगर मैं इस केस की बात करूं,
बताओ मेरे पास mg इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर मैं थीटा की बात करूं, ये थीटा एंगल होगा, तो mg का एक कंपोनेंट ये आएगा आपके पास mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आपके पास ये आ जाएगा mg sin थीटा। मैं इस mg को भूल जाता हूं क्योंकि mg के कंपोनेंट कर रहे हैं। अब बताओ जब ये mg sin थीटा आएगा तो यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, कुछ Fs ले लेते हैं। बताओ एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से लग रहा होगा, मेरे पास अननोन क्या है, मुझे नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता, मुझे Fs नहीं पता। तो सबसे आसान तरीका क्या, आप इस कांटेक्ट पॉइंट P के अबाउट टॉर्क लो। आप समझ रहे हो, Fs P के अबाउट टॉर्क देगा नहीं, mg cos थीटा टॉर्क देगा नहीं क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है, और n टॉर्क देगा नहीं। अब बताओ कौन टॉर्क देगा, सिर्फ mg sin थीटा। बताओ mg sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, r। अब बताओ इसका टॉर्क किस सेंस में आया, क्लॉकवाइज। अरे इसका टॉर्क किस सेंस में आया, क्लॉकवाइज। अब बताओ अगर इस टॉर्क को हमें बैलेंस करना है तो दूसरा टॉर्क हमें एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए। अब बताओ मेरे पास, मैं एक अलग से डायग्राम बना लेता हूं, ध्यान से देखना बेटा सभी लोग। मुझे बी इधर पता है। अब बताओ म्यू जो है ना इसके परपेंडिकुलर होगा, तो म्यू ऊपर भी हो सकता है, म्यू नीचे भी हो सकता है, लेकिन मुझे एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए, तो डेफिनेटली म्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तभी देखो म्यू क्रॉस बी। बताओ ये सेंस कौन सा हो गया आपके पास, अरे बेटा कौन सा सेंस हो, एंटी क्लॉकवाइज, और हमें यही तो चाहिए। तो दैट मीन्स अगर मुझे इसे काउंटर बैलेंस करना है तो डेफिनेटली म्यू ऐसे होगा। म्यू ऐसे होने का मतलब करंट बताओ ऐसे जा रही होगी, तभी तो बताओ म्यू आपके पास एक तरीके से ये म्यू आएगा। अब बताओ इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो मैग्नेटिक टॉर्क म्यू डी साइन थीटा, बताओ ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में हुआ। अब बताओ एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज में, बताओ क्या मैं यहाँ पे टॉर्क बैलेंस कर सकता हूं। अगर मैंने टॉर्क बैलेंस कर दिया तो दिस इज mg sin थीटा इंटू आर। म्यू की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू पाई आर स्क्वायर ना, इंटू बी साइन थीटा। मतलब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक आर से आर, क्या कैलकुलेट क्या करना था, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, एम जी अपॉन पाई आई आर। अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए। मतलब वही बेसिक फंडा है आपके पास, उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो थोड़ा सा रोटेशन का एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो सभी लोग बेटा रोटेशन थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा।